नमस्ते जी सभी को। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के विषय में हम कुंभ मेले की भौगोलिक स्थिति तथा काल निर्धारण पर चर्चा करेंगे। आपको पता ही है कि कुंभ मेले का आयोजन खगोलीय घटनाओं के आधार पर होता है। इसके लिए काल गणना का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का पता लगाना होता है। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तो कुंभ का आयोजन प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर होता है, और जब सूर्य मेष राशि में जाता है तो कुंभ का आयोजन हरिद्वार में होता है। ऐसे ही जब सूर्य सिंह राशि में जाता है तो कुंभ का आयोजन नासिक में गोदावरी के तट पर होता है, और जब बृहस्पति सिंह राशि में जाता है तो कुंभ का आयोजन उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर होता है। अगर कुंभ स्नान दिवसों पर विचार करें तो अधिकांश तिथियां पूर्णिमा, अमावस्या या किसी प्रसिद्ध दिन से संबंधित है। ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे ऋतु परिवर्तन को समझने वाले आर्य लोग पहले भी और आज भी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे और आज भी करते हैं। आइए अब चलते हैं प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन ही चारों स्थानों पर कुंभ का आयोजन क्यों होता है, आइए समझते हैं। पहला तो ये कि ये चारों नदियों के किनारे बसे हुए हैं। दूसरा, इनके आसपास पर्वत है, वन है। तीसरा, यहाँ शुरू से ही लंबे समय से आश्रमों की भरमार है। प्रयागराज, इसके तो नाम में ही याग अर्थात यज्ञ आता है, अतः यहाँ का कुंभ तो बिना यज्ञों के हो ही नहीं सकता। वेद मंत्र में भी आता है, उपहरे च गिरिणा संगमे च नदीना धिया विप्रो अजायत, अर्थात बुद्धिमान विप्र योगी जन पर्वतों के समीप, नदियों के आसपास ही साधना करते हैं। इसलिए प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन आरंभ से ही यज्ञ, योग और वेद के अनुसंधान केंद्र रहे हैं। आज भी देखें तो पाएंगे कि प्रयागराज से होकर गुजरने वाली 82 डिग्री 5 इंच पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय समय रेखा IST का आधार है। सेम यही स्थिति उज्जैन के साथ भी है। और हरिद्वार, जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, इसका गौरव तब बढ़ा जब महात्मा मुंशी राम ने यहाँ गुरुकुल कांगड़ी खोला, जहाँ जातिवाद के बंधनों को तोड़कर वेद का पठन पाठन शुरू हुआ। ऐसे ही नासिक, जिसका पुराना नाम पंचवटी है, यहाँ रामायण काल से ही अनेक वानप्रस्थों के आश्रम होने का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री राम के वनवास का अधिकांश समय यही व्यतीत हुआ। और उज्जैन महानगरी भी अति ज्ञान संपदा को समेटे हुए है। अवंतिका उज्जैन नामधारी यह महानगरी महाकवि कालिदास जी से भी संबंधित है। उनके काव्य पुरुषों की अति प्रिय नगरी है। उज्जैन का तापमान सहनीय अवस्था में रहता है, तो प्रमाण मिलते हैं कि काल गणना यही विकसित हुई। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्राचीन काल से ही इन उपयुक्त स्थानों पर ज्ञान परंपरा फलती फूलती रही है। यहाँ बड़े बड़े गुरुकुल हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करते थे, और इन्हीं चारों स्थानों पर बड़े बड़े काव्य भी लिखे गए हैं। अतः जब तापमान सहनीय अवस्था में होता था, अतः जब ऋतु चक्र में परिवर्तन होता है तो तापमान सहनीय अवस्था में रहता है। तो स्थान विशेष चारों धाम के विद्वान, वैज्ञानिक, ऋषि मुनि सभी मिलकर विश्व उपकारक योजनाओं के लिए विचार मंथन किया करते थे। कुंभ पर्व के इस महोत्सव में बड़े बड़े राजा अपना राजपाट छोड़कर
वानप्रस्थ या संन्यास ले लेते थे और जो नहीं लेते थे वे अपने कोष का बड़ा हिस्सा दान कर देते थे। यह भारतीय यज्ञ परंपरा इदम नमम के सूत्र पर आधारित जीवन दर्शन था। चीनी यात्री हेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन का वर्णन करते हुए लिखा है कि कुंभ पर्व के इस उत्सव में वे बौद्ध भिक्षुओं, ब्राह्मणों और गुरुकुल के आचार्यों को दान दिया करते थे। कालांतर में वेद विद्या का लोप हुआ तो गुरुकुल बंद हो गए, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई और गुरुकुलों को दिए जाने वाला दान मंदिरों को दिए जाने लगा। धीरे धीरे अब स्थिति ऐसे लगने लगी कि कुंभ निष्प्राण हो रहा है। शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है। भारत के पड़ोसी देश के जो हिंदू है वो भी इस कुंभ में स्नान करना चाहते हैं, लेकिन मजहबी पाबंदियों ने उन्हें रोका हुआ है, क्योंकि मजहबी एजेंडे पर चलने वाली सरकार नहीं चाहती कि भारतीय संस्कृति उभरे, क्योंकि अगर भारतीय संस्कृति उभरेगी तो मजहब खत्म हो जाएंगे।